हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर की इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में, जहां पर आज हम एक थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका वेटेज भी अच्छा खासा है और उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का छोटा बड़ा भाई आप मान सकते हो, लेकिन रे ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम गणित खेलते थे, हम मैथ्स खेलते कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। मान के चल गए कि रे है, लाइट है, वो रे की तरह ऐसे सट करके जाती है, बस यही कहानी थी। हमने लाइट के बारे में कभी ऐसी बात नहीं की इट्स अ वेव नेचर, हमने ये बात नहीं की कि ये वेव नेचर वाली प्रॉपर्टी है, यहां पर इंटरफेरेंस वाले फिनोमिना होते, नहीं, कभी ये बात नहीं की थी। ये हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। हालांकि ये बात आगे जाके ये ऐसी भी आती है कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। वो सारी बात हम मॉडर्न फिजिक्स में करते थे या कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि सर लाइट हैज अ वेव नेचर। हालांकि इस पे भी चर्चा चल रही है, वो बहुत सारी बातें, लेकिन बस हम समझने जा रहे हैं कि लाइट हैज अ वेव नेचर, और वेव नेचर से कौन कौन से वाले फिनोमिना हम प्रूव कर सकते हैं या समझ सकते हैं, उसकी कहानी आज के चैप्टर में हम समझने वाले हैं। अच्छा खासा वेटेज लेके आ रहा है ये चैप्टर, 7 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अब पिछले साल की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ी बात है। 2023 में 1 मार्क्स के 3, 2 मार्क्स के 4, 3 मार्क्स के 3, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये सारे पेपर्स तुम्हारे जो होते हैं ना, पेपर सेट्स, उसमें से एवरेज नंबर निकाला गया है। कुछ कुछ बात 2020 की भी लिखी गई है। अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि चैप्टर का फ्लो कैसा रहेगा। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहेंगे या कहां से शुरुआत होती है इस चैप्टर की। तो हम पहले समझते हैं कि इसका वेव नेचर, एक्चुअल में लाइट बैंड क्यों करती है, डायफ्रेक्शन वाला फिनोमिना या इंटरफेरेंस, जो वेव की प्रॉपर्टी होती है वो लाइट में भी होता है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं 11th में जो वेव चैप्टर पढ़ा होगा उसमें ये फिनोमिना होता था। तो ये वेव नेचर वाला है, तो ये फिनोमिना यहां पर भी तो होना चाहिए। तो हम कुछ वैसी ही बातें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाइगेंस प्रिंसिपल समझेंगे, उसमें वेव फ्रंट्स क्या होता है, फिर जो हमने कहीं ना कहीं रे ऑप्टिक्स पे लॉ लिखे थे ना, रिफ्लेक्शन वाले और रिफ्रैक्शन वाले, वो लॉ यहां पर प्रूव करेंगे। जी हाँ, प्रूव करेंगे, और पूछे भी जाते हैं ये अच्छे खासे नंबर में। फिर दूसरा पार्ट यानी इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, उसमें YDAC का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब डबल स्लिट है तो सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट भी आएगा, और उसी को डायफ्रेक्शन फिनोमिना से समझाया जाता है। तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट यानी पोलराइजेशन इस चैप्टर का अंतिम अध्याय होगा। छोटा मोटा फॉर्मूला है जो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। कहानी शुरुआत होती है वेव फ्रंट से। तो हमें यह बात पता है कि अगर मैं यहां पर कोई बल्ब, कोई सोर्स रख दूं, बल्ब भी हो सकता है लाइट सोर्स, एज अ लाइट सोर्स, कोई साउंड का ऐसा स्पीकर रख दूं तो साउंड का सोर्स हो जाएगा। तो जो वेव निकलती है वो हमें पता है कि अत्र तत्र सर्वत्र चारों दिशाओं में भागती है, अत्र तत्र सर्वत्र चारों दिशाओं में भागती है। देख ये इस डायरेक्शन में वेव, कुछ अलग सी पेन आ गई अपने पास आज तो, ठीक है, कुछ ऐसा। देख देख देख, ये लाइट है, वो इस डायरेक्शन भागेगी, इस डायरेक्शन में भागेगी, इस डायरेक्शन 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 भागेगी। तो हमें वेव नेचर वाली है ना, तो इसका इक्वेशन भी लिखा जा सकता है, जैसे वेव में लिखा करते a sin ओमेगा t प्लस 5। अब देख कहीं ना कहीं फेज की बात आती है, ओमेगा t प्लस 5, तो वो फेज हुआ ना। तो हम ऐसे पार्टिकल का, ऐसे पॉइंट्स का एक समूह फाइंड करते हैं, एक ऐसा एरिया फाइंड करते हैं कि जिसमें रहे हर एक पार्टिकल के लिए फेज सेम हो। क्या हो? फेज सेम हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसे पार्टिकल से बना हुआ एक एरिया, एक सरफेस एरिया, जिसको नाम दिया गया है वेव फ्रंट, जिसको नाम दिया गया है वेव फ्रंट। पहले वाले के लिए कुछ ऐसा बन रहा है, देख ये पहला वाला वेव फ्रंट, इनमें रहे हर एक पार्टिकल के लिए वेव फ्रंट फेज होगा वो सेम लिखा जाएगा। ये दूसरा, ये समझ ले, दूसरा वेव फ्रंट, इसमें रहे पीले पीले वाले में रहे हर एक पार्टिकल के लिए फेज होगा वो सेम लिखा जाएगा, a sin ओमेगा t प्लस 5। वो जो ओमेगा t प्लस करके 5 वाला टर्म लिखा जाता था ना कोस के या साइन के टर्म में, वो फेज कहा जाता था। ठीक है, उसकी बात वापस भी आएगी, लेकिन कहानी समझ कि हाँ सर इसके लिए लिखा जा सकता है। कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के सोर्स हो, ये तो पॉइंट सोर्स था इसलिए वेव ऐसे 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 निकाल रहा था। हो सकता है कोई इनफाइनाइट पे रखा हुआ सोर्स हो सकता है कोई सिलिंड्रिकल टाइप का सोर्स हो, तो उसके लिए फेज जो वेव फ्रंट्स होंगे वो किस किस शेप के मिलेंगे वो हम समझने जा रहे हैं। डेफिनेशन छोटी छोटी लिखी गई है, जो मैंने समझाया वही है, कोई धाकड़ कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। अब समझ रहे हैं कि अगर पॉइंट सोर्स हो हमारे पास तो वेव फ्रंट्स स्फेरिकल टाइप के मिलेंगे। अगर हमारे पास इनफाइनाइट पे रखा हुआ सोर्स हो जिसमें से रेज आएगी, वो कैसी मिलेगी सर? वो एकदम पैरेलल मिलेगी, एकदम पैरेलल मिलेगी। तो पैरेलल रेज के लिए जो वेव फ्रंट मिलते हैं वो ऐसे प्लेनर टाइप के मिलते हैं, ऐसे प्लेनर टाइप के मिलते हैं। ठीक है, अब लीनियर सोर्स या सिलिंड्रिकल टाइप का सोर्स रखा हुआ, जैसे ट्यूबलाइट टाइप समझ ले, ये ट्यूबलाइट हमने रखी है, तो यहां से जो रेज निकलेगी वो कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। अब हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर जो बनेंगे वेव फ्रंट्स वो इसे सिलिंड्रिकल टाइप के बनेंगे। देखिए एक सिलेंडर, फिर दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, और ये सिलेंडर भी कैसे होंगे? होलो टाइप के। यहां पर भी स्फीयर होगा, स्फीयर होगा, स्फीयर नहीं, सर्कल नहीं, सर्कल नहीं, स्फीयर होगा, और वो भी कौन सा? होलो टाइप का स्फीयर होगा, होलो स्फीयर होगा, अंदर से खोखला होगा। उन सभी के लिए फेज होगा वो सेम रहेगा। अब देख तुम्हें ये बात समझ में आई हो कि
वेव है ना वो जिस डायरेक्शन में भाग रही है उससे वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर है। पहले वाले में वेव ऊपर भाग रही है, पहले वाले में ऐसे भाग रही है, ऊपर नहीं, अत्र सर्वत्र वाले डायरेक्शन में। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि वेव फ्रंट इससे परपेंडिकुलर है, हर एक बार वेव फ्रंट इससे परपेंडिकुलर है। तो एक प्रॉपर्टी ये लिखी जाती है कि वेव फ्रंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेव के प्रोपगेशन से, एक प्रॉपर्टी वेव फ्रंट की। दूसरा, दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा से लिखा जाता है, लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेवलेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचने के लिए टाइम होगा वो सेम रहेगा, कोई भी मीडियम में तुम डुबो दो। क्या 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 क्या, एक वेव फ्रंट से वेव यहां पर पहुंची, ठीक है, इससे यहां पर थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंची, तो ये जो टाइम होगा वो सेम होगा हर एक के लिए। तुम किसी भी मीडियम में डुबो दो ये सेम रहेगा टाइम, ये टाइम सेम रहेगा, ये टाइम सेम रहेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम लॉज प्रूव करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम जो रिफ्लेक्शन वाला लो है और रिफ्रैक्शन वाला लो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तीन अभी जो मैंने बताई वही सेम टू सेम, वही सेम टू सेम। ये मान लिया जाए कि यहां से ये ए और ये बी, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए जो टाइम होगा और ये सी से डी तक पहुंचने के लिए जो टाइम होगा वो सेम होगा। यहां पर टाइम टी, यहां पर टाइम टी। डिस्टेंस तो हमें पता है लैम्बडा जितना है दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच का, लेकिन टाइम लगेगा वो भी सेम लगेगा। अब एक लॉ पढ़ते हैं जो बहुत अच्छा खासा लॉ है और पूछा भी जाता है, 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, हाइगेन्स प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है ये लॉ कि सर जैसे आप मानते हो ना कि कोई सोर्स पड़ा हुआ है, वो सोर्स ऐसे रे इमिट करता है, ऐसे सट करके रे भागती है, ऐसे सट करके रे भागती है। तो उन्होंने बताया कि रे एक्चुअल में ऐसे नहीं भागती है, रे है ना वो वेव फ्रंट के फॉर्म में भागती है। जैसे तुम पॉइंट सोर्स समझते थे और पॉइंट सोर्स के लिए तुमने ऐसे कुछ वेव फ्रंट ड्रॉ किए थे, तो ऐसे वेव फ्रंट के फॉर्म में भागती है। तो हमने एक अच्छा वाला वेव फ्रंट ड्रॉ किया, एक बड़ा वाला वेव फ्रंट यहां पर ड्रॉ किया जिसका नाम दिया प्राइमरी वेव फ्रंट, जिसका नाम दिया प्राइमरी वेव फ्रंट। अब ऐसी बात बताई गई कि प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर रहे हर एक पार्टिकल बिहेव करते हैं एज अ सेकेंडरी सोर्स, बिहेव करते हैं एज प्राइमरी सोर्स। कौन? यही जो लाइट इमिट कर रहा था मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ रही है बात कि सर इसके ऊपर के हर एक पार्टिकल, मैं तो 2 3 4 तुम्हें बस दिखा रहा हूं, वरना हर एक पार्टिकल बिहेव करते हैं एज अ सेकेंडरी सोर्स। और ये सेकेंडरी जो सोर्स होगा वो वेव फ्रंट इमिट करेगा, वो भी वापस वेव फ्रंट इमिट करेगा, वेव फ्रंट बनाएगा। कौन सी डायरेक्शन में बनाएगा? जिस डायरेक्शन में एक्चुअल वेव भाग रही होगी, एक्चुअल रे भाग रही होगी या एक्चुअल वेव प्रोपोगेट कर रही होगी, उस डायरेक्शन में वेव फ्रंट बनाएगा। देखिए छोटे छोटे वेव फ्रंट इससे बनाए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे वेव फ्रंट ऐसे बनाए जा रहे हैं। हाँ, यहां पर भी ये छोटे छोटे वेव फ्रंट ऐसे बनाए जा रहे हैं। अब छोटे छोटे वेव फ्रंट इससे बनाए जा रहे हैं। अब कहानी ऐसी है कि ये वेव फ्रंट है वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस वाली घटना हो रही है और ये एक अच्छा खासा वेव फ्रंट बना रही है वापस, जिसको सेकेंडरी वेव फ्रंट के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी वेवलेट्स के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स या वेव। ठीक है, बढ़िया बात, करेक्ट, ये समझ में आया। पढ़ ले तो एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ दो, ये स्टेटमेंट पढ़ दो, तुम्हें समझ में आया। इट स्टेट्स एट द एवरी पॉइंट, ये तो हमें पहले लिखा हुई बात है, प्रॉपर्टी वाली बात वही है। सेकेंडरी वेव सोर्स क्या होता है वो लिख दिया यहाँ पर, पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी, हाइगेन्स प्रिंसिपल का क्या कहना चाहता है। ये एमसीक्यू में पूछा गया था एक बार कि सेकेंडरी वेवलेट्स वो किस डायरेक्शन में भागते हैं, ट्रैवल्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव भागना चाहती होगी उसी की डायरेक्शन में ये भागेंगे। बोर्ड हो गया हैंग, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, जिस डायरेक्शन में ये भागना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में भागेंगे? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही होगी, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही होगी। देख ले एक बार अच्छे से इसको, इसमें कोई भी तुम्हें आपत्ति हो तो बताओ, फिर हम जा रहे हैं उस डेरिवेशन पे जा रहे हैं। देख डेरिवेशन थोड़ी फास्ट वे में करवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे आगे की थियरी भी समझानी है, लेकिन ये पूछे जा रहे हैं, ये मैंने पीछे क्वेश्चंस पे नहीं ऐड किए हैं। मैं चाहता तो इसको पीछे क्वेश्चन में भी ऐड कर सकता था, लेकिन 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे, तो लो मैं प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना ये 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, IMP वाली कैटेगरी में आते हैं। इसको लास्ट के जो 15 क्वेश्चन है उसमें भी मैं ऐड कर सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बीच में ही लेके आया हूँ। IMP वाली कैटेगरी में आएंगे, 3 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं बहुत बार पूछे गए हैं। देख कहानी बस वही है, इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, वो इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू करके रिफ्लेक्टिंग एंगल R, रिफ्लेक्टेड एंगल R, ये हमें प्रूव करना है। मेथड क्या कहती है कि सर पहले 2 रेज लो कि जो आ रही है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है सर, इसके ऊपर 2 हमने वेव फ्रंट ड्रॉ किए हैं, इसके ऊपर हमने 2 वेव फ्रंट ड्रॉ किए, समझना, ये वेव फ्रंट फर्स्ट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ठीक है, दूसरा वेव फ्रंट हमने यहां पर नाम दिया है कि जब ये A वाला यहां पर पहुंचा होगा तब
तब ये दूसरा यहां कहीं पहुंचा होगा, जिसके लिए हमने नाम दे दिया बी। अब जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर भागेगा तो रिफ्लेक्टिंग वाली रे कुछ ऐसे भागेगी, ये रिफ्लेक्टिंग वाली रे भागी, ये रिफ्लेक्टिंग वाली रे भागी। अब इन दोनों के बेसिस पे हम वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, इन दोनों के बेसिस पे हम वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। एक बात हमने वेव फ्रंट ड्रॉ किया हो किसके लिए, इंसिडेंट रे के लिए, इंसिडेंट रे के लिए हमने दो वेव फ्रंट ड्रॉ किए। अब दूसरी बार हम वेव फ्रंट ड्रॉ करने जा रहे हैं किसके लिए, हम रिफ्लेक्टेड रे के लिए, रिफ्लेक्टेड रे के लिए हम वेव फ्रंट ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो एक वेव फ्रंट कुछ ऐसा, दूसरा वेव फ्रंट कुछ ऐसा, ठीक है। डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना चाहिए अच्छे से, अगर डायग्राम भी बना लिया तुमने तो उसके बाद तुम डेरिवेशन कर पाओगे। ये पॉइंट को हमने बोला सी, ये पॉइंट को बोला डी, ठीक है। आगे की कहानी हमें नहीं समझनी, हमें बस ए बी सी डी से मतलब है, हमें ज्यादातर मतलब किससे होगा, ए बी सी डी से मतलब होगा। टकरा के ये वेव आई, टकरा के ऊपर गई, टकरा के ऊपर गई। जब ये ए पे होगा, ठीक है, क्या ये बी पे होगा, दूसरी वाली रे बी पे होगी, हाँ, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अब जब ये ए पे है और टकरा के ये पहुंचा डी पे, टकरा के ये पहुंचा डी पे, तब ये बी वाला सी पे पहुंचा होगा। अरे हाँ सर, तो ए डी पे पहुंचा उसके लिए जो टाइम लगा वो, और बी सी पे पहुंचा उसके लिए जो टाइम लगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, यही तो थी वेव फ्रंट की तीसरी प्रॉपर्टी। सोच समझ मैंने क्या बोला है, अगर नहीं समझ में आया तो वापस पीछे जा और ये पार्ट, ये 4 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का जो भी पार्ट हो वो रिवाइज कर, मैंने क्या कहा है, बहुत तगड़ी बात बता दी है इसी में। अगर ये तुम प्रूव कर पाए शुरुआत में तो बाकी का पार्ट बहुत आसान है। कैसे, बस हमें ये समझना है, दो ट्रायंगुलर वाली कहानी, एक ये ट्रायंगुलर, ठीक है, ये ग्रीन वाला ट्रायंगुलर, ठीक है, ये लिखी जाएगी, सर टाइम सेम है, वेलोसिटी मीडियम पे, मीडियम तो सेम ही है ना, तो वेलोसिटी भी सेम होगी, तो ये वीटी वाली, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस लिखा जाएगा, वो वीटी लिखा जाएगा। सेम बात कुछ यहां पर भी आएगी, देखना, ये लिखा गया ए बी सी, ये स्पीड भी लिखी जाएगी वीटी के इक्वल, बीसी भी लिखा जाएगा वीटी के इक्वल। तो देख ए बीसी और एडी इज इक्वल टू वीटी है, बाकी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सिमिलर ट्रायंगुलर वाली कहानी है, तो वहां से प्रूव कर लो सीधा सीधा आई इज इक्वल टू आर। खास काम की बात क्या थी पता है, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए और अच्छे से डायग्राम समझ में आना चाहिए। ये पहला पार्ट, पहला डेरिवेशन, रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग अ हाइगेन्स प्रिंसिपल। दूसरा पार्ट समझने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन वाली बात। क्या है रिफ्रैक्शन, देख कोई मीडियम पे रिफ्लेक्शन यानी क्या था, वही वाला फॉर्मूला ना, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, यही प्रूव करने जा रहे हैं। तो एक रे आई, ठीक है, हम नंबरिंग भी कर देते हैं इसके ऊपर, ये एक फर्स्ट वाली रे है, ये सेकंड वाली रे, एकदम पैरेलल थी। क्या थी, एकदम पैरेलल थी। हमने इस पे ऊपर वेव फ्रंट भी ड्रॉ कर दिया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक। अब जैसे ये मीडियम में घुसी, कुछ डाइवर्जन आ गया, तो हमारे लिए काम के वेव फ्रंट है ना ऐसे, ए बी वाले, ये एक वेव फ्रंट, और दूसरा ये सी डी वाला वेव फ्रंट, ये सी डी वाला वेव फ्रंट हमारे लिए काम का होगा, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है कि ए जब डी पे पहुंचा होगा उसके लिए टाइम सेम, इसके लिए टाइम सेम, और ये बी वाला सी पे पहुंचा होगा उसके लिए टाइम, भले ही विड्थ अलग अलग हो, उससे लेना देना नहीं है। हमारे लिए तो काम की बात क्या थी कि दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा। तो यही बात लिखी कि ए जब डी पे पहुंचा होगा और बी जब सी पे पहुंचा होगा उसके लिए टाइम क्या लिखा जाएगा भाइयों बहनों, सेम लिखा जाएगा। ये काम की बात थी, ये हमारे लिए काम की बात थी। बस फिर अच्छे से डायग्राम वापस ड्रॉ कर ले, थोड़ा जूम करके डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर ले। हमने देख इसको लिख दिया इंसिडेंट एंगल आई, हमने लिख दिया इसको इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है, टक 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 करके ये रे जो आई थी उसके साथ इंसिडेंट एंगल आई। यहां पर अब रिफ्लेक्टेड वाला है, क्योंकि दोनों के लिए पैरेलल ही है तो कहानी तो सेम सेम ही होगी। तो एक बात यहां से करूंगा, एक बात यहां से करूंगा, दोनों को मैं मैच करवा दूंगा। ट्रायंगुलर थियरी यही प्रूव करवाएगी ना, दो ट्रायंगल तो हमें चाहिए, तो बस वो तो यूज करना ही पड़ेगा। एक ही जगह में कैसे शूट कर दूं, देखना, जैसे ये आर बना, ये 90 माइनस आर, ये वाला वापिस आर बन गया। अरे यार देखिए पूरा का पूरा 90, वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर होता है ना वेव की डायरेक्शन से, हाँ इसलिए 90 डिग्री। तो ये 90, ये पूरा यहां से लेके यहां तक 90 यार, तो ये 90 माइनस आर, और ये भी हमें पता चल रहा है डायग्राम से कि ये 90 होगा पूरा का पूरा, ये 90 माइनस आर, तो ये वाला आर हो जाएगा। देखिए ये काम की कहानी, ये आई और ये वाला छोटा एंगल आर। अब वापस तुम्हें पता चलेगा कि सर, वापस तुम्हें पता ये चलेगा कि ये जो टाइम लगा है यहां तक का वो है v2t, वो हमने नाम दे दिया v2t, और ये वाला जो टाइम लगा भाइयों बहनों, ये वाला टाइम उसको हमने लिख लिया v1t। v1 इसलिए क्योंकि n1 वाले मीडियम में है, ये n1 वाले मीडियम में है, ये n2 वाले मीडियम में है, इस वजह से। क्या तुम्हें दो ट्रायंगुलर दिख रहे हैं, देख क्या तुम्हें दो ट्रायंगुलर दिख रहे हैं, एक ये और दूसरा ट्रायंगुलर यानी कुछ ऐसा, दूसरा ट्रायंगुलर यानी कुछ ऐसा, देख। अरे हाँ
ये अगर आई है तो ये वाला भी आई होगा, ये आर है तो इस वजह से ये भी आर होगा। अब दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल का दर्जा देके, हालांकि सिमिलर ट्रायंगल मतलब दोनों का रेशियो लेके साइन आई बाई साइन आर कर तुम्हें पता चलेगा v1t बाय करके v2t। ठीक है, देख यही वाला फॉर्म तो आया साइन आई बाई करके साइन आर करने पे, क्योंकि देखिए AC वाला तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हें यहाँ पर देखना होगा, अगर खुद से लिखेगा तभी याद रहेगा, अदरवाइज मैं कितना भी समझा लूं तुम्हें याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप थे कि यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूजन होगा, उसमें मैंने ज्यादा भार दिया है। बाकी छोटी छोटी कैलकुलेशन वो सीधी में कर रहा हूँ। देख साइन आई इक्वल टू तुम्हें पता चलेगा n2 बाई n1। अब यहाँ से n1 को ऊपर ले जा तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। यही तो था स्नेल्स लॉ, यही तो था भाइयों बहनों स्नेल्स लॉ, यही तो था स्नेल्स लॉ। याद कर ले, सोच ले, समझ ले। इसमें कोई भी आपत्ति लग रही हो तुम कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हो कि सर यहाँ पर यह इस वाले पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि जहाँ पर कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स थे वहाँ पर मैंने अच्छे से ध्यान दिया है। जो थोड़े मुझे सिंपल लग रहे थे उसको मैंने थोड़ा फास्ट वे में पढ़ाया है। तो चाहो तो तुम इसकी स्पीड धीमी करके या फिर थोड़ा स्किप पीछे जाके भी वापस देख लो, तुम्हें समझ में 100% आ जाएगी। एक बार खुद से भी लिखना होगा, सिर्फ देख के ये बातें नहीं समझ में आएगी। थोड़ी डिटेलिंग वाली और थोड़ा ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट है। ठीक है, ये लो प्रूव करने की बात थी। अब हम जा रहे हैं इंटरफेरेंस की बात समझने। ये कहीं ना कहीं हम 11th में पढ़ते थे। क्या होता है कि दो वेव का मिलना उसको इंटरफेरेंस कहा करते थे, दो वेव का मिलना उसको इंटरफेरेंस कहा करते थे। वहां पर ऐसे इक्वेशन लिखी थी हमने एक बार, क्या सर कि y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस करके kx प्लस करके phi1। किसी तरह से इक्वेशन लिखी सर y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस करके kx प्लस करके phi2। अब दो वेव अगर आपस में मिलेगी तो मिलन के बाद सर दोनों की प्रॉपर्टी कुछ लिखा जाएगा y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब कहानी ये समझ में है कि सर दो वेव आपस में मिलेगी, उसका a नेट क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कैसे लिखा जाएगा। तो लिखने का तरीका ये है सर a नेट लिख दो पहले, दोनों के लिए कुछ कुछ एम्पलीट्यूड होगा। पहले वाले के लिए a1 लिख लिया, दूसरे वाले के लिए a2 लिख दिया। a नेट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस करके phi। अब phi क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन बस इसके बेसिस पे लिखा जाएगा। खास काम की बात ये होगी कि यहाँ पर a नेट कैसे लिखा जाएगा, इसमें a नेट कैसे लिखा जाएगा। ए नेट लिखने के लिए हमने पूरा का पूरा थियरम पढ़ा था और साथ साथ हम वेक्टर डायग्राम का यूज करके भी इसको प्रूव किया करते थे। तो अभी के लिए हम वेक्टर डायग्राम से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है, जो भी तुम्हें एक का मिल रहा है a1 लेटा दो, दूसरे वाला उससे कितना एंगल बना रहा है, दूसरा वाला उससे कुछ एंगल बना रहा है डेल्टा फाइव लिख लो। अब दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलकर वेक्टर फॉर्म से तुम्हें सोल्यूशन करके पता चलेगा कि नेट एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा। तो लिखा जाएगा सर नेट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इनटू करके कोस डेल्टा फाइव, जहां पर डेल्टा फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है। अब ये फेज डिफरेंस कैसे लिखा जाता है वो भी समझना, फेज डिफरेंस किस किस की वजह से आता है वो भी समझना। या तो आ सकता है ओमेगा की वजह से, या आ सकता है पाथ डिफरेंस की वजह से, या आ सकता है इनिशियल फेज की वजह से। लेकिन मेजॉरिटी टाइम में कोहेरेंट सोर्स हम मान के चलेंगे, इसलिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमारे लिए सेम ही रहेगी। अगर सेम ही रहेगी तो सर फेज डिफरेंस है वो कभी भी एंगुलर वेलोसिटी की वजह से नहीं आएगा। किस किस की वजह से आ सकता है, पाथ डिफरेंस की वजह से आ सकता है, ये मान लिया जाए kx2, ये मान लिया जाए kx1। पाथ डिफरेंस की वजह से आएगा तो लिखा जाएगा kx2 माइनस x1। मेजॉरिटी टाइम पे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों का सेम है, तो phi2 माइनस phi1 हम इक्वल इक्वल मान के उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमें पता ये चलेगा कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा फाइव इज इक्वल टू kx2 माइनस x1 यानी डेल्टा x। k की वैल्यू लिखी जाती है वेव नंबर के फॉर्म में 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू करके डेल्टा x। ये डेल्टा 5 की इक्वेशन लिखी गई है। डेल्टा 5 क्या है, फेज डिफरेंस, डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस। अब यहां से कहानी शुरू होने वाली है, इसलिए पहले दिमाग में बात सेट कर ले। ठीक है, एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये बातें पढ़ी हुई है कि सर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। एनर्जी का एक फॉर्म लिखा था और वहीं से ये डेरिवेशन लिखा जाता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन लिखी जाती है आई नेट, इसी फॉर्म में, सेम टू सेम इसी फॉर्म में, आई नेट इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 प्लस करके 2 अंडर रूट में आई1 आई2 कोस डेल्टा फाइव। अब अगर कहानी ऐसी हुई कि i1 और i2 दोनों सेम और इज इक्वल टू, हमने i लिख लिया, सिंप्लीफाई करके एक जनरलाइज इक्वेशन मिलती है हमें i नेट इज इक्वल टू 4i कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2। ये इक्वेशन हमें मिलेगी। याद रखना ये काम की बात है। इसी के बेसिस पे छोटे छोटे एमसीक्यूज भी होंगे और हम जो आगे वाईडीएससी वाला कंसेप्ट समझने जा रहे हैं वो भी इसी के बेसिस पे है। वाईडीएससी क्या कहता है सर, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। देखना, समझना इस बात को। पहले हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये सेटअप कैसा है। तो हमारे पास बहुत पतली सी दो स्लीट है, बहुत पतली सी दो स्लीट है।
बहुत पतली सी दो स्लिट है, वहीं पे कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस की बात होगी, तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहीं पे एक बहुत छोटी सी, बहुत हल्की सी या बहुत काली धब्बी सी फ्रिंज मिलेगी जिसको डार्क फ्रिंज से नाम से जाना जाता है। तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आएगी, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आएगी। तो लिखा जाएगा कि जहां पर कोस डेल्टा फाइव -1 होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा जाएगा। डेल्टा फाइव क्या है? फेज डिफरेंस। कहीं पे कोस डेल्टा फाइव 1 लिखा जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसी के बेसिस पे हमने लिखा है, क्योंकि सर हमने रिलेशन ये समझा था कि डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2π/λ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है वहां से n λ। थोड़ा सा सोल्व करना है इसको, तुम्हें लिखना है ना डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2π/λ इंटू करके डेल्टा एक्स, वहां से इक्वेशन निकल के आ रही है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n λ होना चाहिए, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर 2n+1 या 2n-1 λ/2 के टर्म में हुआ, देख 2n+1 लिखेगा तो 0 से शुरुआत होगी, और 2n-1 लिखा, 2n-1 लिखेगा तो 1 से शुरुआत होगी। बस यही डिफरेंस है, वरना दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल है, कंफ्यूज मत होना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2n+1 λ/2 वाला इक्वेशन लिखी जाएगी डेल्टा एक्स के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का होगा। हमने इक्वेशन लिखी है। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ये भी बात बताई जाएगी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस वाले केस में कितना लिखा जाता है, a1 + a2, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम मिलता है a1 - a2। इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है अंडररूट में i1 - i2 और उसका स्क्वायर लिखा जाएगा, और यहां पर इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलती है अंडररूट में i1 + i2 और उसका होल स्क्वायर लिखा जाता है। अगर कुछ ऐसी घटना हुई कि i1 और i2 दोनों इक्वल है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिखा जाएगा 0 और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिखा जाएगा 4i। वही वाली इक्वेशन लिखी है 4i cos square डेल्टा 5/2, वही वाली इक्वेशन 4i cos square डेल्टा 5/2। ये एक बार छाप ले, सोच ले, समझ ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर ये इंटरफेरेंस वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है, देख इससे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सीधा सीधा क्वेश्चन वे ऑप्टिक्स से आएगा, नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ YDAC अगर तुम्हें समझना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझना है, तो समझना जरूरी था, इस वजह से मैंने ये बात बताई। अदरवाइज तुम्हें YDAC का फॉर्मूला बता के बात खत्म कर देता है, लेकिन तुम्हें अगर रूट्स पता नहीं है तो तुम फॉर्मूला अप्लाई करके भी क्या करोगे, वही वाला मतलब कि सर ने बोला है तो चिपका दो फॉर्मूला। कहानी तो तुम समझो पहले, ठीक है, इसको डिटेल वाली कहानी तुम 11th वाला सेशन जब भी फ्री हो, तो अभी तो तुम्हारे लिए बोर्ड्स की एग्जामिनेशन मैटर करती है, लेकिन छोटी छोटी बात मैंने बेसिक से पढ़ाई है, वरना तुम्हारे लिए काम की बात वही कि वेव्स में मैंने अच्छी तरीके से ये कवर किया है कि इंटरफेरेंस वाली घटना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अब देख कहानी आगे बढ़ती है YDAC की, और पहले सेटअप समझना, सीधा सीधा सेटअप समझना क्या है। दो स्लिट है हमारे पास S1 S2, कोहेरेंट सोर्स का इसका यूज किया जाता है, इसमें कोहेरेंट सोर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या कहानी है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस d लिखा गया है, और ये पर्दे से, ये वाला पर्दा स्लिट, स्क्रीन लिखी जाएगी, इस स्क्रीन से ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो बड़ा डी लिखा जाता है। अब हम एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं कि बड़ा डी है ना, ये डिस्टेंस है ना बहुत बड़ा है छोटे वाले डी से। ये अप्रोक्सीमेशन क्यों लेते हैं अभी मैं बताऊंगा। और जो यहाँ पर एंगल बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एक अजीब टाइप की पैटर्न यहाँ पर दिखने मिलती है। अब ये पैटर्न ऐसी है कि सर कहीं पे हमें ब्राइट मिल रहा है, कहीं पे हमें डार्क मिल रहा है। कैसे 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 सर, कि ये लाइट तो फिनोमिना क्या होना चाहिए था कि सर ये वाली स्लिट खाली है, तो लाइट अगर रे के फॉर्म में आती तो सीधा सीधा यहां पर टकराती, दो ब्राइट फ्रिंज मिल जाते, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। एक्चुअल में सर हुआ, लाइट रे थी ना, हाँ लाइट रे थी, तो ये दो छोटे छोटे होल है, यहां से आई स्लिट से आई, ठक ठक, बहुत छोटे से उसकी लाइट की वेवलेंथ के आसपास के, तो बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ पर आई टकराई, तो दो ही फ्रिंज मिलने चाहिए थे ना, दो ही ब्राइट स्पॉट मिलने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था। सर ब्राइट स्पॉट है ना, वो अच्छी खासी रीजन में मिल रहे थे और अच्छे खासे जोन में, अच्छी खासी पैटर्न में मिल रहे थे। यहाँ पर एक ब्राइट, फिर वापस एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, ये डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे डार्क ब्राइट का कॉम्बिनेशन मिलने लगा। अब हमें ये पता चला कि जहां पर ब्राइट मिलेगा वहां पर कहीं ना कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही होगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट होगा। जहां पर डार्क मिल रहा होगा वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगी, इस वजह से डार्क दिखाई दे रहा है। तो हम है ना इंटरफेरेंस का फिनोमिना यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझने जा रहे हैं कि ये दो वेव की वजह से हो रहा है ना, दो लाइट की रे आ रही है उस वेव की वजह से हो रहा है, तो इनके बीच का कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस है। अब ज्योमेट्रिकली तुम पाथ डिफरेंस लिखना चाहो ना तो ऐसे लिखा जाएगा, ये समझना सोचना मैंने कैसे लिखा है एक बार आराम से। देखिए मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूं कि सर कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आया, कहीं ना कहीं ये पाथ डिफरेंस की वजह से ये फेज डिफरेंस आया। तो पाथ डिफरेंस कितना है और कैसा है, ये अगर थीटा तो लिखा जाता है थीटा थीटा बहुत छोटा छोटा छोटा। सर ये पूरी की पूरी विड्थ डी है, ये सामने वाला है वो बन जाएगा फेज पाथ डिफरेंस, ये सामने वाला ये डिस्टेंस लिखा जाएगा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अगर तुम इस ट्रायंगल का अच्छे से यूज करो तो लिखा जाएगा इसको डी साइन थीटा। डी साइन थीटा हमारे लिए क्या बन जाएगा, पाथ डिफरेंस बन जाएगा। अब
बहुत एंगल बहुत छोटा 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 है, तो इस डी साइन थीटा को नियरली इक्वल टू डी टेन थीटा के इक्वल भी लिखा जाएगा, और डी टेन थीटा यानी कि वाई डिवाइड बाई डी, वाई डिवाइड बाई डी। ये डेल्टा एक्स का तुम्हें फॉर्मूला मिल गया है, डेल्टा एक्स का तुम्हें फॉर्मूला मिल गया है। जहां पर ब्राइट बन रहा होगा वहां पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा कर दो। जहां पर मिनिमम वाली कंडीशन तुम्हें निकालनी होगी तो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 वाला कर दो। +1 और -1 में कंफ्यूज मत होना, मैंने बात बता दी है। -1 मैंने फॉर्मूला यूज किया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2n+1 लिख लो, 0 से शुरुआत करो, t1 - 1 लिख रहे हो तो 1 से शुरुआत करो, बढ़िया बात। अब दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं कि अगर मैक्सिमा कब मिल सकता है, मिनिमम कब मिल सकता है। मैक्सिमा के लिए हम n लेमडा से इक्वल कर देंगे, मिनिमा के लिए हम 2n - 1 लेमडा बाई 2 से इक्वल कर देंगे। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तुम्हें y की इक्वेशन मिलती है। अगर तुम्हें ब्राइट फ्रिंज चाहिए कि ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन कितनी होगी सेंट्रल ब्राइट से, कहां से, इस वाले को सेंट्रल ब्राइट ऐसा नाम दिया गया। सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा, कितना नीचे बन रहा होगा, nv नंबर का ब्राइट, n नंबर का ब्राइट कहां पर कितनी जगह पर मिल रहा होगा, तो उसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखा गया n लेमडा d बाई डी। ये फॉर्मूला डायरेक्टली रटाते हैं, लेकिन यहां से ये इसकी उत्पत्ति हुई है, एन लेमडा डी बाई डी। जहां पर बड़ा डी क्या है, छोटा डी क्या है, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। फिर दूसरे वाले के लिए लिखा जाएगा 2n - 1 लेमडा डी बाई 2d, इसी से निकला है, इसी से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला निकला है। अब ये फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी तो लिख लेना बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, छोटा वाला डी डिनोमिनेटर में है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात की जाए, ये तो विड्थ थी बीटा जितनी, ये विड्थ थी बीटा जितनी, अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात की जाए तो सर बीटा, ये विड्थ बीटा डिवाइड बाई डी लिखा जाएगा, तो बीटा डिवाइड बाई डी, तो बीटा लेमडा बाई डी, छोटा फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए। किसके लिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए। अब लेमडा का वेरिएशन विथ मीडियम क्या आता है, वहां से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बस एक हिंट देता हूं कि लेमडा विथ मीडियम कैसे चेंज होती है। कहीं ना कहीं मैंने ये रोबोटिक्स में बात पढ़ाई गई है। आगे बढ़ सकते हैं क्या, पेन टूट के ही मानेगी, सैलरी फिर से कटेगी, 2 बार तो माइक की वजह से कट चुकी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बहुत पैसा है नेक्स्ट ओवर में। आगे बढ़ते हैं भाइयों बहनों, हम समझ रहे हैं डाइफ्रिक्शन। ये फॉर्मूले से ना क्वेश्चंस बनते हैं भाई, इस फॉर्मूले से अच्छे खासे रेंज के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं लेके आया हूं। लेकिन पहले मैं ये चाहता हूं थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट तुम्हें कवर करवा दूं, उसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। दूसरा पार्ट, एक अध्याय था हाइगेन्स प्रिंसिपल वाला, दूसरा अध्याय यानी इंटरफेरेंस वाला, तीसरा अध्याय यानी डाइफ्रिक्शन वाला। डाइफ्रिक्शन यानी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम ये समझते हैं बेसिकली कि अगर एक ही स्लिट होगी तो जो रेज आएगी वो इसी रेंज में आएगी, तो यहां पर एक ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए, यहां पर ही ब्राइट होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पढ़ाया था वहां पर, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था वाईडीएसी वाली बात में, कि वहां पर अच्छी खासी एक पैटर्न मिल रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी भी अच्छी खासी मिलेगी। उसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया था, वही वाला 4i cos स्क्वायर थीटा बाई डेल्टा 5/2, वही वाला फॉर्मूला चिपकाया जाएगा, और वो इंटेंसिटी सेम मिलती है। यहाँ पर इंटेंसिटी सेम नहीं मिलेगी, कुछ घटती हुई हमें दिखाई देगी, क्यों वो भी समझेंगे साथ साथ। लेकिन ये बात हमें समझ में आ रही है सर कि सिर्फ यहां पर ही ब्राइट फ्रिंज मिलना चाहिए था, लेकिन अगर बहुत छोटी सी स्लीट है, बहुत छोटा सा स्लीट है, तो वेव है ना वो इस रेंज में पूरी की पूरी रेंज में मिलते हैं। ये अरे हाँ, वो बहुत बहुत रेंज में, मतलब यहां पर भी, अरे मेरे लाल बाल गोपाल, यहां पर भी हमें कुछ पैटर्न मिलती है। यहां तक तो रहती ही रहती है, उसके बाद यहां पर भी कुछ ब्राइट, 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 ऐसी पैटर्न मिलती है। इसको डाइफ्रिक्शन पैटर्न और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पहले समझते हैं कि ये क्यों होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि हम मान के चलते थे आज तक लाइट ऐसे सीधी लाइन में जाती है, लाइट ऐसे सीधी लाइन में नहीं जाती है। यहां पर सर रहे, यहां पर रहे वेव वाले या वेव फ्रंट के ऊपर के जो पार्टिकल है वो ऐसे 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 क्या बनाते हैं, वेवलेट्स बनाते हैं। जहां पर इंटरफेरेंस होगा और कंस्ट्रक्टिव वाला होगा वहां पर ब्राइट, जहां पर डिस्ट्रक्टिव वाला होगा वहां पर डार्क बनेगा। देखिए एक डेफिनेशन भी लिखी गई है, छोटा छोटा डाइफ्रैक्शन के बारे में समझाया गया है कि बेंडिंग ऑफ अ वेव और इट्स डेरिवेशन फ्रॉम द इट्स, ठीक है, डेरिवेशन, अरे from its original direction of a propagation while passing through a small obstacle। small obstacle के लिए बात की जाएगी मेरे लाल, ठीक है, उसको डाइफ्रिक्शन का नाम दिया गया है। in a single slit there were many secondary source and they source this interference। जहां पर कंस्ट्रक्टिव वहां पर ब्राइट, जहां पर डिस्ट्रक्टिव वहां पर डार्क बनेगा, उतना डार्क नहीं जितना तू सोच रहा है। अब 2 एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, लेकिन उसको नाम दिया गया है, एक फ्रेजनल डाइफ्रिक्शन और एक फोनहोफर डाइफ्रिक्शन। एक्चुअल में ये 2 एक्सपेरिमेंट थे, उसके बेसिस पे उन्होंने डाइफ्रिक्शन का नाम दे दिया, वरना ये दोनों अलग अलग साहब ने करे हुए एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पर देख, जो अभी हमने पढ़ा था वो कि लाइट सिर्फ इतनी ही रेंज में होनी चाहिए थी, या लाइट सिर्फ इतनी रेंज में होनी चाहिए थी, लेकिन लाइट थोड़ी ऊपर भी गई। लाइट इतनी रेंज में होनी चाहिए थी, लेकिन लाइट थोड़ी नीचे भी गई, ठीक है। ये फ्रेजनल डाइफ्रिक्शन का एक पार्ट है।
अब फोनोफर साहब का डायफ्रेक्शन है वो थोड़ा फेमस है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी पैटर्न हमें देखने को मिलती है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर दिया तो कन्वर्ज हो गया और थोड़ी अच्छी खासी पैटर्न हमें देखने को मिली है, इसलिए ये वाला डायफ्रेक्शन है वो थोड़ा फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें फॉर्मूला डार्क के लिए और मैक्सिमा और मिनिमम के लिए कैसे लिखा जाता है। एक फॉर्मूला YDAC में लिखा गया था, YDAC वाले एक्सपेरिमेंट में लिखा गया था कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगी, कितने पे नंबर की कितनी वाई पे मिलेगी, वो फॉर्मूला लिखाया गया था। अब वैसी कुछ बात यहाँ पर है, सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है, ये रेज आई यहाँ पर, ये रेज आई यहाँ पर बना, ठीक है। तो ये b/2 इस ट्रायंगल को देखा जाएगा b/2 और ये एंगल बहुत छोटा तो थीटा लिखा गया, तो पाथ डिफरेंस जो होगा ना वो डेल्टा x के इक्वल होगा और लिखा जाता है β/2 sin थीटा। इसमें उल्टा होता है, वहां पर d sin थीटा होता था, यहाँ पर b/2 sin थीटा। b क्या है, ये सिंगल स्लिट की विड्थ है, इस स्लिट की विड्थ है, ठीक है, ये छोटी सी ये लेंथ विड्थ जो भी तुम बोलना चाहो, b/2 sin थीटा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए सीधा डेल्टा x इक्वल टू λ/2 होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए मिनिमा के लिए कंडीशन तो ऐसी होती थी ना, हाँ, इक्वल करो b sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। तो फर्स्ट के लिए लैम्बडा मिला ना, 1 लैम्बडा मिला, सेकंड के लिए 2 लैम्बडा, थर्ड के लिए 4 लैम्बडा, ऐसा मिल सकता है। इसलिए हम सीधा याद ये रख लें, इसका फॉर्मूला है ना YDAC वाले से अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है। वहां पर जो मैक्सिमा बनती थी वो इस वाली पोजीशन पे मिनिमा बनेगी, वहां पर जो मिनिमा बनती थी वो इस वाली लोकेशन पे मैक्सिमा बनेगी, ठीक है। वो फॉर्मूला वैसे याद रखो तब भी सही है, या इस मेथड से याद रखो तब भी सही है कि सर b sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा तुम्हें nth मिनिमा के लिए प्रेरित करेगा कि nth मिनिमा क्या है। sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के तुम इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो रही है, जो YDAC में फॉर्मूले थे उससे अपोजिट, वहां पर मैक्सिमा यहाँ पर मिनिमा का फॉर्मूला वो बन जाएगा। ये कहानी दिमाग में सेट रखना, क्योंकि यहाँ से भी छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, हर बार YDAC से पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर कट है, आगे बढ़ो, ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा, यहाँ से आगे के फॉर्मूले भी बना सकते हो। मैं देख वापस नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने बात बता दी है कि एक्चुअल में जो वहां पर फॉर्मूले थे उसका अरस परस वाली बात हो रही है, अरस परस वाली बातें हो रही है। आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं, यहां तक की बात एकदम क्लियर कट। लो मैं आगे बढ़ा और हमने समझा पोलराइजेशन के बारे में। एक्चुअल में होता यह है सर कि लाइट है उसके पास, लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट ऐसे नाच रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट अब कुछ उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और वेव उससे कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग रही होगी। और हमें यह भी पता है कि E0 बाई B0 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c होता है, ये भी बात हमें पता है। तो मेजरली देख c की वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है ना, 3 × 10⁸, मतलब सीधी बात है कि यहाँ पर E0 के कंपोनेंट होंगे वो बहुत बड़े होंगे एज कंपेयर टू B0, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। अब E0 है ना वो मेजोरिटी रहता है कि हम ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की ओर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। तो पहले जो शुरुआत में या फिर जो भी तुम्हें नेचुरल सोर्स से मिलती है ना वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। मेजर केस में हमारे पास जो लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अगर उसको कोई पोलराइजर से पास किया जाए तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में नाचने वाले कंपोनेंट हमें मिलेंगे, उस लाइट के एक ही प्लेन में नाचने वाले कंपोनेंट मिलेंगे, जिसको हमने पोलराइज्ड लाइट का नाम दिया है, जिसको हमने पोलराइज्ड लाइट का नाम दिया है, ठीक है। इसको कहा गया पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब फर्दर मैं वापस एक पोलराइजर लगा दूं यहां पर, फर्दर मैं वापस एक पोलराइजर यहां पर लगा दूं, समझना, वापस मैंने एक पोलराइजर लगा दिया, तब इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। मान लिया कि पहले इसकी इंटेंसिटी 2I0 थी, तो अब इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0। देख पहले अनपोलराइज से उसको पोलराइज किया जाएगा। अब जब वापस तुम एक पोलराइजर लगाओगे, तब मालस साहब ने यह बताया है कि तब जो वापस निकलेगा दूसरी जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी लिखी जाएगी I0 cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। क्या, I0 cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां पर थीटा क्या है सर, ये वाली ट्रांसमिशन लाइन और ये जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो जिस प्लेन में ये नाच रही थी ना, उन दोनों के बीच का एंगल है I0 cos स्क्वायर थीटा। लिखा जाएगा I0 क्या है सर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, पोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए। कौन सी वाली होनी चाहिए, पोलराइज्ड लाइट। पहले अनपोलराइज से पोलराइज करो, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो। और I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, यहां से ट्रांसमिट होकर जो लाइट बाहर निकली है वह। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आई? बस यही पूरी की पूरी कहानी थी किसकी, वेव ऑप्टिक्स की। अब हम इसके क्वेश्चंस की ओर जा रहे हैं, देखना, समझना, सोचना इसके बारे में। पहला क्वेश्चन देख,
छोटा छोटा रिवीजन देता हूं। पहले हाइगेन्स प्रिंसिपल, उसमें सर हमने समझा था वेव फ्रंट के बारे में, कौन कौन से टाइप के सोर्स के लिए कौन कौन से टाइप के वेव फ्रंट मिलते हैं वो हमने समझा। दूसरी बात हमने समझी सर हाइगेन्स प्रिंसिपल, एक्चुअल में हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, सेकेंडरी सोर्स के बारे में बता रहा था, वेव कैसे आगे बढ़ती थी उसके बारे में बात बता रहा था। दूसरी बात उससे बात समझी हमने, रिफ्लेक्शन वाला लो प्रूव किया, रिफ्लेक्शन वाला लो प्रूव किया। उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, वापस सर हमने समझा था इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन समझी, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट समझा। उसके बाद डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट का फॉर्मूला हमने याद रखा था कि वो वाईडीएससी वाले से थोड़ा क्रॉस करस, अरस परस वाली बात। उसके बाद हमने पोलराइजेशन समझा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। हाँ, अब देखा जाए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फॉर्मूले के बेस्ड है। देख जो पहले थियरी में पढ़ा है उसी का फॉर्मूला, वही वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पर कि इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है भाइयों बहनों, जो दे रखा है वो साथ साथ लिखता जा, 600 नैनोमीटर। सिंगल स्लिट सेपरेशन दे रखा है उसका कितना, 0.8 मिलीमीटर। भाइयों बहनों 0.8 मिलीमीटर किसका होगा डिस्टेंस, स्लिट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। और सर पर्दे से कितना दूर छिपा रखा है, 1.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर दूर रखा है, तो ये बड़ा डीबी हमने लिख लिया। अब हमें पूछा गया कि सर थर्ड मिनिमम कहां पर मिलेगी, थर्ड मिनिमम और फिफ्थ मैक्सिमम कहां पर मिलेगी। तो मिनिमम मैक्सिमा का फॉर्मूला हमें पहले से पता है सर, अगर थर्ड मिनिमा लिखनी है तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिख लिया और d बाई डी लिख लिया। y वाला फॉर्मूला लिख दो, यहां पर सारी वैल्यू चिपका दो। सेम बात यहां पर फिफ्थ मैक्सिमा निकालना है ना, फिफ्थ मैक्सिमा के लिए तो और भी आसान था, 5 लैम्डा डी बाई डी, 5 लैम्डा डी बाई डी, वैल्यूज चिपका दी, सोल्व कर लिया। सारी वैल्यूज हमें दे रखी थी उसी का यूज किया है, सारी वैल्यू हमें दे रखी है उसी का यूज किया है। एक पहला क्वेश्चन देखिए, तुम्हें साथ में करने होंगे या मतलब हो सकता है कि तुम्हें प्रैक्टिस अलग से भी करनी पड़े। ऐसी बात नहीं होगी इसमें कि सिर्फ तुमने देखा, यहां मैंने समझा दिया और हो गए बात, ऐसे काम तमाम नहीं होगा। बहुत छोटे टाइम पीरियड में बहुत अच्छी चीज आपको दी जा रही है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी टाइम चाहिए। तुम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि मैंने 30 मिनट में पढ़ा दिया, 45 मिनट में पढ़ा दिया तो खत्म कहानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें उससे पीछे, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, तो तुम्हारी भी मेहनत लगेगी इसको समझने के लिए, सोचने के लिए और ये एब्जॉर्ब करने के लिए। ये श्योरिटी वाली बात है, तुम्हें भी टाइम लगेगा ये बातें समझने के लिए। तो कभी मत ऐसा सोचना कि 30 मिनट्स था तो 30 मिनट्स में हर चीज समझ में आ जाएगी, नहीं, वो तुम्हें लिखना भी होगा, सोल्व भी करना होगा, तभी चीज तुम्हें याद भी रहेगी और समझ में भी आएगी। हाँ, समझ में पहली बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही तुमने एक मतलब थोड़ा टाइम दे दिया उसको, तो वो चीज उड़ने में भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हें साथ साथ लिखता जाना चाहिए, या फिर जैसे ही सेशन खत्म कर वापस एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि सर दो कोहेरेंट लाइट वेव्स दे रखी है, उसकी इंटेंसिटी दे रखी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना कि सर ये इंटेंसिटी एक है, ईच सुपर इम्पोज एंड प्रोड्यूस अ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6 और लैम्डा, एक में पाथ डिफरेंस है λ/6 और दूसरे में लैम्डा, ठीक है। और क्या बात बता रखी है, वेवलेंथ, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स। हम पहले तो फेज डिफरेंस निकालना है, हमें पहले निकालना है फेज डिफरेंस, ठीक है सर। फेज डिफरेंस के लिए कहानी समझ, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k डेल्टा x लिखा करते थे, k की वैल्यू 2π/λ इनटू करके डेल्टा x। अब हमें पहले से पता रखा है कि डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, λ/6 जितनी दे रखी है, λ/6 जितनी दे रखी है, तो फेज डिफरेंस निकाल दिया। दूसरा बात हमें क्या पूछा गया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखाया था क्या मैंने, अरे हाँ देख सीधा वहां से क्वेश्चन आ गया। I1 I2 और 2 अंडर रूट में I1 I2 cos 5 की वैल्यू 5 डेल्टा 5 लिख सकते हो, यहाँ पर तुम डेल्टा 5 भी लिख सकते हो, डेल्टा 5 वाली बात। अब सोल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर ले क्वेश्चन, या सीधा सीधा I1 I2 दोनों सेम है तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। तीसरा पार्ट क्या पूछा गया था, एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम, बस इसकी इंटेंसिटी में। ये तीसरा पार्ट तुम्हें देता हूँ, लो एक पार्ट तो तुम भी करोगे ना खुद घर पे जाके, हालांकि ये यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, लेकिन छोड़, तीसरा पार्ट मैं लिख देता हूँ फिर भी HW। आगे देख कहानी क्या है कि सर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स डी दे रखा है वगैरह, हाँ बड़ा वाला डिस्टेंस जो पर्दे के बीच, जो स्लिट और पर्दे स्क्रीन था दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 1000 D। इफ द फर्स्ट मैक्सिमा, ये काम का क्वेश्चन है, काम का मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन ये सीधे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड नहीं होंगे। कैसे देखना समझना, ये तो फॉर्मूला वाला है। इफ द फर्स्ट मैक्सिमा फॉल्स एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन d एंड, अरे ठीक है ये तो छोटा वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 2n-1 λ/d फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए इस वजह से क्वेश्चन लिया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस d की वैल्यू छोटे वाले d के टर्म में दे रखी थी, वो एक नई बात थी, उस हिसाब से तुम्हें सोल्व करना था, आपस में कट करना था। मैं बताना जा रहा था इस क्वेश्चन के बारे में, हाँ इस क्वेश्चन के बारे में 4 नंबरी वाला है जो आपस में है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, समझना। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार लेके आएगा ये क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है देखना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हमें पता है,
ये हमें पता है, पहले ही प्रूव कर दी थियरी में। दूसरा ये क्वेश्चन कि सर अ बीम लाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ टू वेवलेंथ्स 800 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर। ध्यान देना यार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सेम टू सेम नहीं आएगा तो इस जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान देना इस बात पे। दो वेवलेंथ हमें दे रखी है, ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस स्क्रीन ऑन अ 1.4 मीटर अवे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द टू स्लिट सेपरेटेड बाय दिस। छोटा वाला डी दे रखा है, छोटा वाला डी दे रखा है, ठीक है, और बड़ा वाला डी भी दे रखा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विद द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ अ टू वेवलेंथ्स कोइंसिडेंस। अब ऐसा बता रखा है कि ये दो वेवलेंथ है ना, वो कोइंसिडेंस कर रही है। कहां पर वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। ये कितने नंबर वाली होगी वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें बस ये बताया गया है कि ये दो वेवलेंथ है वो आपस में कोइंसिडेंस कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कर रही है, वैसी बात हमें बता रही है। तो ये सेंट्रल ब्राइट जहां पर भी बना होगा उसके ऊपर की बात कर रहे हैं ना, मतलब एक बार यहां पर बना होगा किसी के लिए, ये y एक के लिए और ये y दूसरे के लिए, ये y दूसरे के लिए। इसके लिए हमने मान लिया कि सर येलो वाले के लिए ये होगा n, बीटा दोनों के लिए लिखी जा सकती है क्या? हाँ, एक फ्रिंज विड्थ। तो ऐसे कितनी फ्रिंज विड्थ बनी होगी वो हमें पता नहीं, तो हमने लिख लिया n बीटा 1। दूसरे वाले के लिए हमने लिखना सीख लिया कि सर इट्स अ m बीटा 2, m बीटा 2। ये दोनों के लिए y सेम लिखा जाएगा, हाँ y सेम लिखा। बीटा की वैल्यू लेमडा डी बाई डी, यहाँ पर भी लेमडा 2 डी बाई डी वाला फॉर्म तो कट पिट जाएगा। यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि n की वैल्यू होगी 3 और m की वैल्यू होगी 4। मतलब कि सर ये लेमडा 1 वाले की थर्ड मैक्सिमा होगी और लेमडा 2 वाले की फोर्थ मैक्सिमा होगी, जो आपस में कोइंसिडेंस कर रही होगी। अरे हाँ ठीक है सर, इसलिए y की मिनिमम वैल्यू हमने निकालनी सीखी कि y मिनिमम कितना होगा, n1 बीटा 1, n1 बीटा 1, या सीधा सीधा तुम m बीटा 2 भी लिख सकते हो, m बीटा 1 या m बीटा 2 से भी कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अगर तुम n ले रहे हो तो तुम्हें बीटा 1 वाला फॉर्म लिखना है, अगर तुम m की वैल्यू ले रहे हो, 4 वाली वैल्यू लिख रहे हो, तो तुम्हें 2 वाला फॉर्मूला लिखना है। बस उसको सोल्व कर ले, y मिनिमम मिल जाएगा। स्टार वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे भी जा रहे हैं। देख ये भी कुछ इसी तरह का है, ये भी कुछ इसी तरह का है, काम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि वेव ऑप्टिक्स से तो थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, नहीं, अच्छे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। एक इंटेंसिटी का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, डेल्टा 5 इक्वल टू k डेल्टा x दे रखा है हमें सर, डेल्टा x की वैल्यू 1/8 टाइम दे रखी है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, बाकी इक्वेशन का खेल है, लेकिन बस इसीलिए क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्योरी में जो बात बताई गई थी वो तुम्हें लिखती है कि सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन क्या ही बनेगा, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तुम देख लेना, पढ़ लेना, सोच लेना। वेव फ्रंट और रे के बीच का डिफरेंस दे रखा है, एक आध बार इसको पढ़ ले अच्छे से। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था ये एक क्वेश्चन, और ये नहीं, ये भी तुम कर सकते हो, हिंट में दे रहा हूं लेकिन मैं लिख के लाया हूं तो तुम सोल्व कर सकते हो। इसको देख लेना एक बार अच्छे से। 8 9, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी तुम कर सकते हो। हाँ, ये बात मुझे बतानी थी, अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उन्होंने बताया कि सर अगर पाथ डिफरेंस है वो घटा के λ/3 कर दें, पहले वाले में सर लैम्बडा था इसलिए हमें फेज डिफरेंस मिला था। कहानी समझना, पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, पहले पाथ डिफरेंस हमें दे रखा है लैम्बडा जितना, फिर पाथ डिफरेंस दे रखा है λ/3 जितना, और हमें पूछा गया कि इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखना 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर k डेल्टा x फॉर्मूला होता है वो हमें पता है। फिर हमने लिखना सीखा कि पहले लैम्बडा था ना, तो k पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्बडा जितना था, तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू करके लैम्बडा कटा, k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्बडा होती है ना, इस वजह से, तो 2 पाई वैल्यू आई। ठीक है सर, अब इंटेंसिटी अगर इस फॉर्मूले से देख, पहले तो लिखना सीखना। मैंने जो लिखे हुए थे वो तुम्हें आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाए, मतलब ज्यादातर मैंने बातें नहीं लिखी होती, थ्योरेटिकल बातें नहीं लिखी होती, मैं सीधा काम की बात पे फोकस करता हूँ। लेकिन जब तुम पेपर लिख रहे होते हो तब तुम्हें सिर्फ ऐसे नहीं कि फॉर्मूला चिपका और आंसर लिख दिया है, अगर कुछ भी ना पता हो ना तब भी तुम्हें लिखना है वी नो दैट द I is equal to I naught cos square delta 5/2। ये लिखना ही लिखना है। तो थोड़े स्टेप वाइज, थोड़े अच्छे तरीके से, थोड़े ढंग से स्टेप्स तुम्हें लिखने हैं। मैंने इस लैंग्वेज में लिखे तो क्या कि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। देखना अब बात क्या दे रखा है, I naught is equal to I naught cos square delta 5/2। पहले वाले में पाथ डिफरेंस डेल्टा 5/2, ये था ना फॉर्मूला, हाँ डेल्टा 5/2, ये लिखा जाएगा डेल्टा 5/2। अब यहां पर लिखा जाता है कोस को डेल्टा 5/2। अब देख सीधी सी बात है, इसमें भी बाई करके 2 आएगा, इसमें भी बाई करके 2 आएगा। देखना, बात समझना है इसके बारे में, इसमें बात समझना। क्या बता रखा है सर कि दूसरे केस में λ/3 कर रहे हैं, सर 2 पाई बाय लैम्बडा कटा 2 पाई बाय 3,
यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्म दूसरे वाले के लिए आई नोट कोस स्क्वायर 2π/3 और डिवाइड बाई 2, 2 कटा π/3, कोस π/3 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर कितना आ जाएगा 1/4, आई नोट बाई 4। ये तुम्हें इंटेंसिटी मिल रही है दूसरे वाले केस में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ, ये सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसको भी स्टार लगा ले, ये पूछा भी गया था और मुझे इस बार भी थोड़ी अंदर अंदर से ऐसे बनक हो रही है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा है कि वेव फ्रंट है वो किस किस टाइप के मिलेंगे, अगर वो प्रिज्म में से पास हो रहे हो, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रहे हो, अगर वो कॉनकेव मिरर से पास हो रहे हो, तो वेव फ्रंट कैसे मिलेंगे। तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि वेव फ्रंट किस किस टाइप के मिलेंगे। यहाँ पर रेज पैरेलल होगी तो कुछ प्लेनर टाइप के मिलेंगे, यहाँ पर रेज है वो एक्चुअल में मिल रही होगी तो ऐसे सर्कुलर टाइप के मिलेंगे, ऐसे सर्कुलर टाइप के मिलेंगे, ऐसे यहाँ पर वेव इस डायरेक्शन में मिल रही होगी तो इस टाइप के वेव फ्रंट्स तुम्हें मिलेंगे। ये क्वेश्चंस भी तुम कर सकते हो और तुम्हें करने हैं। ये कुछ आईएमपी क्वेश्चन थे, मोस्ट प्रोबेबल वाले क्वेश्चंस थे कि जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो यही है वेव ऑप्टिक्स की कहानी। बाकी आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, खुश रहो और मेहनत करते रहो, और क्या है भाई। बाकी कुछ दुख दुविधा, कुछ कष्ट, कुछ पीड़ा, कुछ जो कुछ भी तुम्हें लगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उस पर लिख सकते हो। कुछ भी आपकी परेशानी हो व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ सेशन का करते हैं स्वाहा।